आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की मृदाएं यानी भारत में कौन कौन सी मिट्टी या मृदाएं पाई जाती है। तो इस वीडियो को शुरू कर दिया है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। पहला है जलोढ़ मृदाएं। दिया है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता अधिक होती है, यानी यह मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है और इसमें पोटाश की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। आगे है, लेकिन नाइट्रस, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और यह मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। आगे है, इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है, यानी इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू जैसे फसलों को उगाई जाती है। आगे दिया, यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यानी यह मृदा जलोढ़ मृदा जो है भारत में लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आगे दिया है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है और तटीय मैदान है यह जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। आगे दिया है, यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहला है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदाएं को बांगर कहा जाता है। दूसरा है खादर। नई जलोढ़ मृदाएं को खादर कहा जाता है। अगला है दूसरा काली मृदाएं यानी ब्लैक सोल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, यानी काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यानी इस मृदा में आयरन की, चूना की, एल्युमिनियम की और मैग्नीशियम की बहुलता यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनेफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। आगे है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है, यानी इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस मिट्टी को, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी यह मिट्टी कपास की खेती करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, यानी काली मृदा को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है, यानी कपास के अलावा भी इसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा को उगाया जाता है। आगे दिया है, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम एवं कोयम्बटूर एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। आगे 3 नंबर लाल मृदा यानी रेड सॉल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रेवेदार एवं कायांतरित सैलों के विघटन एवं नियोजन से होती है, यानी इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के कारण रेवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन यानी टूट के छोटे छोटे खंडों में होने से होता है।
इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, यानी इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे है लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप से यह पीली दिखाई देती है, यानी जल जहाँ पे जल इकट्ठा रहता है वहाँ पे इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। आगे यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, यानी यह जो इसकी प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, यानी इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस यानी ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, यानी इसमें उर्वरता नहीं होती है और इसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती है, यह मिट्टी जो बंजर होती है। आगे इस मिट्टी में कपास गेहूं दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, यानी इस मिट्टी में कपास गेहूं दाल व मिट्टी मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। आगे भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल मेघालय राजस्थान महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है, यानी यह मिट्टी है जो भारत के राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मेघालय पश्चिम बंगाल तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ ही भागों में पाई जाती है। आगे 4 नंबर लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी यह उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है, यानी ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन यानी का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है यानी अलग हो जाता है, तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है, यानी लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, यानी इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, तथा लौह ऑक्साइड और पोटाश की बहुलता है, यानी इस मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटाश सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। लेटेराइट मृदा सामान्यतः कर्नाटक केरल तमिलनाडु मध्य प्रदेश उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे लेटेराइट मिट्टी चाय इलायची एवं काजू तथा सिनकोना और कॉफी के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी इसमें इस लेटेराइट मिट्टी में चाय इलायची काजू सिनकोना और कॉफी की खेती की जाती है। आगे शुष्क मृदा है, यह मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय है, यानी संरचना से यह बालू टाइप की होती है और प्रकृति इसकी लवणीय होती है। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होते हैं, यानी इसका रंग लाल एवं किशमिश के रंग की भी होती है। आगे शुष्क जलवायु उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं, यानी शुष्क जलवायु और उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है, यानी इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होती है और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। आगे इस मृदा की तली में कंकरों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, यानी इस मृदा के तली में कंकड़ अधिक रहने के कारण इसमें पानी का रिसाव जो होता है वो सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है, और इस मिट्टी में सिंचाई के लिए पौधों में
नमी बनी रहती है हमेशा। ये मृदाएं अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस एवं जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी यह मृदा जो है अनुर्वर है, यानी उर्वर नहीं है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। आगे 6 नंबर लवण मृदा। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, यानी लवण मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात सर्वाधिक होते हैं। इसमें इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात जो होता है वो सर्वाधिक होता है। यह मिट्टी अनुर्वर होती है, यानी यह उपजाऊ नहीं होती है। और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, यानी इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इसमें इनमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। आगे है 7 नंबर पीट में मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। यानी यह मृदाएं भारी वर्षा वाले और उच्च आर्द्र वाले युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वनस्पति की वृद्धि हो, यानी पेड़ पौधे ये सब अच्छी मात्रा में उगे हो। आगे इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यानी इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है, यानी पीट में मृदा सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। आगे ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। यानी यह मृदा जो है अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग एवं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे 8 नंबर वन मृदाएं। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है, यानी जहाँ पे पर्याप्त वर्षा हो वाले वन क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है, और इस मृदा का निर्माण जो है पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। यानी इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना जो है वो बदलती रहती है। आगे हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं व अनाच्छादित होता रहता है, और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। यानी इस मृदा में अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है, यानी अम्ल और ह्यूमस की मात्रा जो होती है कम होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा उर्वर होती है, यानी इसके वन के जो निचली घाटी होती है उसमें पाई जाने वाली जो मृदा होती है वह उर्वर रहती है। यहाँ पे नोट में दिया है, देश में मृदा अपरदन व उनके दुष्परिणामों का नियंत्रण हेतु 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। यानी मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई, और मरुस्थल की समस्या के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी CAZARI की स्थापना 1959 ईस्वी में
की गई थी। आगे है नूतन भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। यानी भारत की मिट्टी जो होती है उसमें सामान्यतः नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटास की मात्रा बहुत कम होती है।